गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखेंगे कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसको जगह मिली और कितना परसेंटेज वोट चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को ताकि वो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद मिल सके। गगनयान मिशन का जो आर्टिकल है वो हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। गगनयान जो है वो अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। 21 अक्टूबर इसकी डेट रखी गई है। आपको यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि गगनयान फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा, मगर हमारे इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम ये ह्यूमन फ्लाइट जाएगी और वो करीब 2 से 3 दिन वहाँ 400 मीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में रुकेंगे। और इस गगनयान मिशन को जो रॉकेट लेके जाएगा उसका नाम होगा GSLV MK3 हैवी लोड व्हीकल। ये MK3 हैवी लोड व्हीकल है, मार्क 3 के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये MK3 हैवी लोड व्हीकल जो है इसको लेकर जाएगा और वहाँ पर ये लोग 3-4 दिन रुकेंगे। उसके बाद ये रिटर्न अर्थ पर आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट मिशन होगा और इसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है वो रसिया के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। रॉस्कोमॉस कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में क्या बताया गया? देखो, इजराइल रीटेक कर रहा है गाज़ा को। गाज़ा क्या है? एक टेरिटरी है जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर मिलता है उसका, और थोड़ा बॉर्डर सिनाई पेनिनसुला से मिलता है। तो गाज़ा में अप्रॉक्स 3 मिलियन पीपल लोग रहते हैं, मतलब 30 लाख के करीब लोग रहते हैं। और गाज़ा पर हमास का कब्जा है। हमास क्या है? एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इस टाइम टेरिटरी है इसको मिलाकर एक टेरिटरी बनाई जाना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन नेशन बनाना चाहिए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे 1917 में ब्रिटेन के द्वारा यहूदियों को यहाँ बसाया गया और पैलेस्टाइन की टेरिटरी को ऑक्युपाइड कर लिया गया माइग्रेंट के द्वारा, जैसे जो इजराइलीज हैं, यहूदीज जो हैं। तो हम पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में लॉन्च किया गया था और इसे फाइनेंशियल बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 2018 में क्या किया गया? ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। आप ये जान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ये होता है कि आप मान लो किसी भी पार्टी को पैसा देना चाहते हैं तो पहले आप क्या करते थे? डायरेक्ट पैसा दे देते थे पॉलिटिकल पार्टी को। ये मान लो आप हो, आपकी कंपनी है, कोई भी चीज़ मान लो, आप डायरेक्टली कैश दे देते थे। ये कैश क्या हो सकता था? ब्लैक मनी भी हो सकता था, ठीक है। और ब्लैक मनी कितनी दी गई है ये तो RTI में भी नहीं पता चलता है। कैंडिडेट का नाम भी पता नहीं चलता है किसने कितनी फंडिंग दी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है ये जो कैश यहाँ दिया जाता था इसको कैश को कम करने के लिए एक बैंक बीच में आई, मीडिएशन किया, जो SBI है। SBI ही जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती और आपके द्वारा जो है ये आप हो गए। तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ये जॉइंटली भी दिया जा सकता है और कंपनी के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो आपने क्या किया? SBI को या तो चेक दे दिया अपने अकाउंट से, तो आपके अकाउंट से कट के पैसे पॉलिटिकल पार्टी को चले गए। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आपने क्या किया कि जो आप चेक देने वाले थे कुछ नहीं किया, आपने कैश लाया, वो बैंक में गया, बैंक के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को चेक की फॉर्म में चला गया। अब कैश जो आपने दिया अगर ये इलीगल कैश है, ब्लैक मनी, तो SBI क्या कर सकती है? आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्योंकि वो एक अमाउंट होती है ना जिस पर शक के दायरे में जो नहीं आती है। अमाउंट से ज़्यादा कैश होगा तो वो शक के दायरे में आ जाता है। इसके लूप होल मैं आपको बताऊंगा। लूप होल क्या है, किस तरह से जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता में पार्टी होगी, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख लो, इसे 2017 में फाइनेंशियल बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया और फाइनेंशियल बिल की तरह इंट्रोड्यूस करने के बाद 2018 में से इम्प्लीमेंट किया गया। और ये केवल उन्हीं को मिलता है जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं RPA एक्ट 1951 में। देखो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये 1951 में जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं सेक्शन 29A के अंदर, और जिनको वोट 1% से ज़्यादा मिलता है लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, उन्हीं को केवल इन इलेक्टोरल बॉन्ड की अथॉरिटी है। वही लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली बात क्या कही है? ये जो डोनर है उसकी
एनोनिमिटी को मेंटेन रखता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी डोनर जो है उसकी एनोनिमिटी को मेंटेन रखा जाता है। आपको यहीं मैं समझा देता हूँ अपोजिशन पार्टी क्या कहना चाह रही है। देखो, कोई डोनर है, मान लो मैं हूँ, और मैं इस एसबीआई के थ्रू, ये एसबीआई है, और मैं पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए कोई अपोजिशन की पार्टी है, उसको मैं पैसा देना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, अपने चेक से 1,00,000 करोड़, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है मगर हम एज्यूम कर रहे हैं सिचुएशन को इजी बनाने के लिए, 1,00,000 करोड़ रुपए अपोजिशन पार्टी को दे दिए। अब एसबीआई किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो इसको स्कैन किया जा सकता है ना कि भाई किस पार्टी को कितना, किस कंपनी के द्वारा, किस पर्सन के द्वारा दिया गया। वहीं पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी अरे वाह, तुम बेटा इसको पैसा दे रहे हो, इसको तो पैसा देना ही नहीं था, तुमसे मना भी किया था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लूप होल्स कहते हैं इन्हीं को। ये लूप होल्स अपोजिशन के द्वारा उठाए जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लूप होल चैलेंजेस में जो लूप होल है वो ज़रूर लिखना जब मेंस का लिखें। अब प्री का देख लो, अब इसमें डिनोमिनेशन क्या होता है, डिनोमिनेशन की बात बताई गई है। 1,000 का रुपीज़ डिनोमिनेशन, 10,000 रुपीज़ का डिनोमिनेशन, 1,00,000 रुपीज़ का डिनोमिनेशन, 10 लाख का डिनोमिनेशन और 1 करोड़। मतलब इस फॉर्म में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एसबीआई के थ्रू बॉन्ड की फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, और जो ये है पे किया जाएगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए वो डिमांड पे किया जाएगा। मान लो ये कोई पार्टी है, एसपी है, जब तक ये एसबीआई से डिमांड नहीं करती है कि जो आपके पास हमारे चेक पड़े हैं या जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड पड़ा है हमें दे दो विद इन 15 डेज, ये 15 डे के अंदर करना होता है। जैसे क्या करेगी एसबीआई, कहेगी चुनाव आ रहे हैं, 15 दिन पहले ही कह देगी आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। अब क्या करेगी, जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी उन्हें निकाल लेगी। अगर वो डिमांड नहीं करती है, इसीलिए बात, अगर वो डिमांड नहीं करती है तो ये एसबीआई में ही रहेगा और ये आरबीआई का पैसा हो जाएगा। ये इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये डोनर किसके द्वारा परचेज किए जाते हैं? इंडियन सिटीजन के द्वारा परचेज किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया ज्वाइंटली भी परचेज किया जा सकता है। और एंटिटीज़ जो स्टेबलाइज की गई है इंडिया में, मान लो एप्पल की कोई कंपनी स्टेबलाइज की गई इंडिया में, तो ये एंटिटीज़ भी इसको डोनेट कर सकती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट खेला क्या है वो आप चीज़ देख लो। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, कंपनी एक्ट 2013 में क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया। जो पहले कोई कंपनी अगर स्टेबलाइज हुई है और उसका 3 साल तक का नेट एवरेज प्रॉफिट 7.5% है, वो ही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। मगर अब ये लिमिट हटा दी है, तो कोई भी कंपनी कभी भी कितना भी डोनेट कर सकती है। तो इससे क्या कहना चाह रहा है राइटर, कहना चाह रहा है कि ब्लैक मनी जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग में आएगी सेल कंपनी के थ्रू। अब मैं आपको सेल कंपनी समझा देता हूँ। सेल कंपनी क्या होता है, देखो ये कोई सेल कंपनी है और ये मेन कंपनी है उसकी। ये मेन कंपनी को बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। मान लो इसने कुछ ब्लैक मनी कमाई है कैश की फॉर्म में। अब इस सेल कंपनी में कोई भी काम नहीं हो रहा, केवल कागज़ बन रहे हैं, बताया जा रहा है कि इतना हमने यहाँ कमाया। यहाँ कुछ भी नहीं है मगर ये प्लांट दिखाया गया। ये कैश यहाँ आएगा, ये कैश दिखाया जाएगा कि भाई इतना पैसा कमाया। यही सेल कंपनी क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे देगी यहीं से। अब आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि कंपनी के पास से कैश कहाँ से आ रहा है, क्या सेल कंपनी है। तो ये भी एक लूप होल है। तो आप ये चीज़, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा मत पढ़िए मगर अच्छे से पढ़िए। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 29A, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। 1 याद रखना, 1950 नहीं है। ठीक है परचेज किया जाता है, ये डिजिटली भी परचेज किया जा सकता है और चेक के थ्रू भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। कैसे अकाउंटेबिलिटी आती है, मैंने बताया कैश का जो है कम हो जाता है, डिजिटल फॉर्मेट में हो जाता है। बैंक को पता रहता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, और पार्टीज अकाउंटेबल होती हैं बैंक के प्रति बैंक के प्रति नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ती है बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन। ये देखो, ये पॉइंट आप पढ़ लेना। पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
डोनेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है, और जो फंड किस फील्ड में यूटिलाइज किया गया है वो सब आपको बताना पड़ता है। बेनिफिट क्या है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, कैश डिस्करेज होता है, और डोनर की एनोनिमिटी रखी जाती है। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस देखो वही बताया गया, हमें पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये आया था आर्टिकल 19 के तहत, याद रखना आप। ये 19 क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है? राइट टू नो। ये राइट टू नो का अधिकार जो दिया गया था वो यहाँ अधिकार नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग नहीं जान सकते कि कितनी उसे फंडिंग मिली है, कैसे मिली है, किसके थ्रू मिली है, पॉलिटिकल पार्टी ने कहाँ खर्चा किया, कितना किया, ये सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा मेंटेन रखी जाती है इन सब की एनोनिमिटी। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए एक कंप्रोमाइजेबल स्टेट है। इस स्टेज में फ्री फेयर इलेक्शन जो डेमोक्रेसी का है वो कंप्रोमाइज होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा अपोजिशन और एनजीओ के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है। और डोनर का ऑथराइजेशन नहीं है, कौन डोनर है। क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म? कि भाई कोई बिजनेसमैन है, वो गवर्नमेंट से मेल कर लेता है, गवर्नमेंट उसको टेंडर इशू कर देती है, बिजनेसमैन क्या करता है, उस गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी को देता है। और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जा सकता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने बताया राइट टू नो का आपको अधिकार ही नहीं है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म आता है, कैसे ब्लैक मनी इन्फ्यूज़न होती है। मैंने आपको बताया ब्लैक मनी किस तरह से इन्फ्यूज़न होती है। मैंने बताया ये कैसे ये चैलेंजेस है कि नेट एवरेज प्रॉफिट किसी भी कंपनी का जो 3 साल होता था वो कम से कम कोई कंपनी स्टेबलाइज तो कर सकती थी। अब क्या करेगी कंपनी? सेल कंपनी बनाएगी, और जो इस टाइम गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, जिस टाइम गवर्नमेंट होगी वो फ़ायदा उठाएगी उस पैसे का। तो हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का A to Z जाना। अब आप किसी भी अखबार में इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़िए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप इससे शॉर्ट नोट्स निकालिए, आप इसका या फिर इससे जो है नोट्स बना लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आपको आर्टिकल पढ़ेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर आर्टिकल भागम भाग में पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल आप देख लो। देखो क्या हुआ है कि ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मुझे दोबारा करना पड़ रही है, टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है। तो ये जो आप बीच बीच में लिखा हुआ देख रहे हैं ये कुछ नहीं है कि क्या हुआ था जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी तब इसे लिखा था, तो मैं फिर से इसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम यूट्यूब की एल्गोरिथम में आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट उठा सकें। अब क्या है कि सैफ़रॉन के कल्टीवेशन की बात की गई है। सैफ़रॉन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट क्यूजिन है। क्यूजिन क्या होता है कि हेरिटेज, जो किचन में सबसे ज़्यादा कश्मीर में यूज़ होता है, जो हेरिटेज है कश्मीर की, उसकी बात की गई है। देखो ये फ्लावर है, मैंने जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये फ्लावर है, ये फ्लावर में स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा ही सैफ़रॉन होता है। याद रखिए आप, कोई भी चीज़ है उसके बेसिक्स ज़रूर जानिए, जब बेसिक्स जानेंगे चीज़ अच्छे से याद हो जाए। अब क्या कहा गया आर्टिकल में? यील्ड हो रही है लो, यील्ड कितनी हो रही है? 5 से 6 किलो या 5 से 7 किलो नहीं सॉरी टन, 5 से 7 टन, और डिमांड है 100 टन की। तो इसीलिए क्या किया गया है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने नेशनल सैफ़रॉन मिशन बनाया और इसको एक्सटेंड करने को कहा गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। फर्स्ट हम सिक्किम में एक्सटेंड करेंगे, देन इसे हम मेघालय ले जाएंगे, फिर अरुणाचल ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सैफ़रॉन की कल्टीवेशन बढ़ेगी। मगर आप ये चीज़ जान लीजिए, जो फेमस रीजन है जिसकी हाइट 2000 मीटर तक है वो करेवा रीजन है, हाईलैंड है उसका। इसे पेम्पौर रीजन भी कहते हैं क्योंकि ये पेम्पौर हेरिटेज साइट है। आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी, माइंड पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स बनाइए, ज़्यादा मत पढ़िए, अच्छा पढ़िए, मेरा ये कहना। अगर आप बहुत ज़्यादा कवर करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से पढ़िए, इतना भी कम मत पढ़िए, मेरा कहने का मतलब है एक एवरेज लेके चलिए। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि फ्लावर के अंदर ये स्टिग्मा होता है, थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जिसे सैफ़रॉन स्पाइसेस की तरह यूज़ किया जाता है कश्मीर में। अब इसके बताया गया है कि ये इसे लाया कहाँ से गया था। देखो इसे लाए थे सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट, जो 1st सेंचुरी BC में माना जाता है कि बिलीव किया जाता है कि 1st सेंचुरी में सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स आए थे, उनके द्वारा ये सैफ़रॉन की कल्टीवेशन यहाँ लाई गई थी। ये ट्रेडिशनल कश्मीरी क्यूजिन है
रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। वेरी प्रीसियस और कॉस्टली है। क्यों प्रीसियस है? इसका हेल्थ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हार्ट की बीमारियों में बहुत यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये चीज़ आप देख लो। संस्कृत में इसे बहुकाम कहा जाता है। बहुकाम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक स्टेटमेंट डाल सकती है कि संस्कृत में सेफ्रॉन को बहुकाम कहा जाता है। क्या ये सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। ये कहाँ उगता है? करेवा रीजन, हाईलैंड जो है करेवा के, वहाँ होता है। ठीक है। अब सीज़न जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल यूपीएससी इस पर गौर बहुत दे रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जो गांव के लोग होते हैं वो जानते हैं किसी चीज़ की कंडीशन क्या होती है। तो इंडिया में जो सेफ्रॉन कॉर्म्स होता है, सीड्स, वो जून या जुलाई में बोया जाता है या अगस्त सितंबर में, और फ्लावरिंग इसकी अक्टूबर में होती है। मतलब लगभग 5 से 6 महीने इसमें लगते हैं। कल्टीवेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? 2000 मीटर की हाइट होना चाहिए और अप्रॉक्स 12 आवर तक इसको सनसाइन चाहिए। ठीक है, आप ये याद रखना, ये 2000 फीट नहीं है, मीटर है। बहुत ज़्यादा हाइट हो गई। आप सोलन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तब आपको इतनी हाइट मिलेगी हिमाचल में। ठीक है। इसके लिए सॉइल बहुत अच्छी नहीं चाहिए होती, कैलकेरियस सॉइल चाहिए होती है। ये सॉइल जो होती है रेतीली टाइप में होती है। ह्यूमस रिच चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेन्ड तो होगी। जब वेल ड्रेन्ड इसलिए होगी वेल ड्रेन्ड इसलिए होगी क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा रिच होगा, और दूसरी चीज़ है ये सॉइल कैलकेरियस है। कैलकेरियस सॉइल में थोड़ी सॉइल जो है मोटी मोटी होती है, एलुवियल नहीं होती, तो यहाँ से पानी इजीली निकल जाता है। इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू कह सकते हैं। तो ये वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पीएच लेवल 6 से 8 होना चाहिए। 6 से 8 का मतलब 7.5 जो पीएच लेवल होता है वो हमारा बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो 7.5 से अगर नीचे जाते हैं पीएच लेवल पर तो एसिडिक हो जाता है, और 7.5 से ऊपर जाते हैं तो वो हो जाता है बेसिक, एल्कलिक। ठीक है, एल्कलिक हो जाता है। तो ये इसका जो लेवल है पीएच का वो मेंटेन चाहिए होता है। क्लाइमेट 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है ये समर में, और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसे चाहिए विंटर में। ठीक है। और रेनफॉल इसको 150 से मतलब 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कितनी मीटर हाइट होना चाहिए। सनसाइन कैसे, सनसाइन तो चलो कोई ज़रूरी नहीं है, मगर मीटर हाइट, सॉइल की कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैम्पॉर रीजन है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जो पैम्पॉर रीजन है यहाँ का, वो को सेफ्रॉन बाउल कहा जाता है। सेफ्रॉन बाउल क्यों कहा जाता है? जैसे राइस के लिए कोई चीज़ कंडीशन अच्छी होती है वेस्ट बंगाल में, तो उस एरिया को बाउल कह देते हैं। बाउल क्यों कह देते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा राइस होता है। इसी तरह से पैम्पॉर रीजन जो है, यहाँ पर सेफ्रॉन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए सेफ्रॉन कल्टीवेशन को एक ग्यास की टैग मिला है, रिकॉग्नाइज किया। ग्यास क्या है? ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। ये फाओ या यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। मैं आपको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि ग्यास की रेटिंग किसके द्वारा दी जाती है, इसको मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। और रिसेंटली कश्मीर में क्या हुआ है, इसको जीआई टैग भी मिल गया। कश्मीरी सेफ्रॉन को जीआई टैग मिल गया। तो हमने यहाँ सेफ्रॉन की कंडीशन जानी, सेफ्रॉन दिखने में कैसा होता है, कौन सा स्टिग्मास होता है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं फ्लावर के पार्ट को। देखो सेफ्रॉन का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पैम्पॉर सेफ्रॉन हेरिटेज, जिसे हम सेफ्रॉन बाउल कहते हैं, और करेवाज रीजन क्या होते हैं, हाईलैंड होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला आर्टिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। क्या हुआ है, जो हमारे टैगोर टाउन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो आश्रम बनाया था शांति निकेतन, तो ये रीजन जो है अब टाउन में तब्दील हो गया। तो इस टाउन को क्या किया गया है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके थ्रू ये दिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम कौन हैंडल करता है? ये एक कमेटी होती है 21 मेंबर की, बहुत सारे स्टेट्स आती है और इलेक्ट की जाती है जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे दर्जा दिया जाता है। जो एक्सट्रीमली
मतलब कंसीडरेबली आउटस्टैंडिंग वैल्यू होती है ह्यूमैनिटी के लिए। ह्यूमैनिटी के लिए वैल्यू कोई भी कल्चरल साइट हो सकती है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है। ह्यूमैनिटी के लिए वैल्यू कोई भी आश्रम हो सकता है, कोई भी नेचुरल साइट हो सकती है। तो इसलिए ये नेचुरल वर्ड आप याद रखना। अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है इस तरह से कि कोई भी कल्चरल साइट को यूनेस्को का दर्जा दिया जाता है और ओनली लिख देगा, ओनली कल्चरल साइट, वहीं गलत हो जाएगा, कल्चरल एंड नेचुरल साइट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज का प्रोग्राम है 1972 में चालू हुआ। किस तरह से चालू हुआ? एक इंटरनेशनल ट्रीटी आई, उस ट्रीटी को कहा गया कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल साइट। इस कन्वेंशन को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात अब जून 2022 तक हमारे पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, अभी और बढ़ी होंगी। ये 2022 तक का डाटा है। इसमें से 32 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और 1 मिक्स साइट है। ये मिक्स साइट का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं बताते हैं तो कल मैं आपको इसको बताता हूँ। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं कौन कौन सी हैं हमारे इंडिया में। ये एक बार अपने टेबल के बगल में लगा लेना, 1-2 दिन पढ़ लेना, जैसे ही ऑप्शन आएगा आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। अगला आर्टिकल ईरान से रिलेटेड है। ईरान से रिलेटेड क्या आर्टिकल है? क्या हुआ है, ईरान में विमेन के राइट से रिलेटेड स्ट्रगल चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बहुत सारी विमेन हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, जीन्स टी शर्ट में रहना चाहती हैं, मॉडर्न कल्चर इख्तियार करना चाहती हैं। उसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग रिसेंटली मरे हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ईरान का बॉर्डर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर जाती है? ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी दूरी से होकर जाती है? अगर आप वो अंदाज़ा लगा लेते हैं तो ईरान का मैप ईजी हो जाएगा। देखो पहले हम देख लेते हैं ईरान का बॉर्डर किस किस से मिलता है। पाकिस्तान से मिलता है ईस्टर्न साइड में, अफगानिस्तान से मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तुर्कमेनिस्तान से मिलता है, नॉर्थ में कैस्पियन सी से मिलता है, अजरबैजान से मिलता है, आर्मेनिया से भी मिलता है, टर्की से मिलता है और इराक से मिलता है। पर्सियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान इससे भी मिलता है। देखो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बहुत चर्चा में रहती है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और जो इससे नीचे स्ट्रेट है जिसे हम जो एदन मतलब रेड सी और गल्फ ऑफ एदन को मिलने वाली स्ट्रेट है, उसका नाम भी पता होना चाहिए। आप अपने मैप में देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको हम एक एक चीज़ बता रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाइए तो आपकी नॉलेज इन्हेंस हो, ठीक है। लड्डू की तरह अगर किसी चीज़ को ले लेंगे तो आपकी नॉलेज इन्हेंस नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये रीज़न है कि अजरबैजान बहुत चर्चा में है इस टाइम, और ये आर्मेनिया। क्या ईरान का बॉर्डर आर्मेनिया से मिलता है? ये ठीक है। और लेक लामू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेक लामू है, लेक उर्मिया है, सॉरी लेक उर्मिया बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़, ये इसका फिजिकल मैप है। आप फिजिकल मैप देख लो। ज़ेग्रोस माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पर फ्लाइट से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते रहते हैं। क्या हुआ, रिसेंटली एक फ़्लाइट ज़ेग्रोस माउंटेन में गिर गई थी। ज़ेग्रोस माउंटेन क्या होता है, ईरान से होता हुआ ये टर्की तक जाता है इसे, तो इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेक उर्मिया देखो यहाँ फिर से दिखाई गई। अल-बरूज माउंटेन, ठीक है, ज़ेग्रोस माउंटेन, कबीर डेजर्ट, लूद डेजर्ट और अल-बरूज माउंटेन, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप को देखिए, डेली एक कंट्री का मैप देखिए, आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, इसको दोबारा डिस्कस किया गया, वीडियो बनाई गई। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज वीडियो लेट हो जाती है अपलोड होने में। तो आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों में सब्सक्राइब कीजिए। हम फ्री इनिशिएटिव ला रहे हैं बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच।